हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय का आज हम 10वां भाग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। कोई भी प्रतिजन हमारे शरीर में आता है तो शरीर के द्वारा उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों में संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न होती है प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। हमारे शरीर के द्वारा प्रतिरक्षीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, जिसमें कोई भी एंटीजन शरीर में आता है और आने के बाद शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज तैयार की जाती हैं जिससे कि उस एंटीजन को मारा जा सके। तो इसी के अंतर्गत सक्रिय प्रतिरक्षीकरण के अंतर्गत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया या टीकाकरण की प्रक्रिया आती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर उसके शरीर में प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण में जैसे कि गंभीर स्थिति में रेबीज, टिटनेस या सर्पदंश की स्थिति में शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज बनाने का इंतजार नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में शरीर के बाहर बन बनाए एंटीबॉडीज सीधे ही हमारे शरीर को दिए जाते हैं और इस प्रकार हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा विकसित होती है वह निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के अंतर्गत आता है। तो किसी अन्य जंतु में विकसित एंटीबॉडीज को सीधे ही शरीर को दिया जाना निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के अंतर्गत आता है। अब हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन के विषय में पढ़ते हैं। टीकाकरण या वैक्सीनेशन सामान्य रूप से जब कभी भी कोई रोगजनक हमारे शरीर में पहली बार आता है तो शरीर के द्वारा अनुक्रिया स्वरूप एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। इसे प्राइमरी रेस्पॉन्स या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, जो कि काफी कम तीव्रता की और अपेक्षाकृत धीमी होती है। जब यही रोगजनक दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो द्वितीयक अनुक्रिया के फलस्वरूप काफी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है और वह जो प्रतिजन या जो रोगजनक शरीर में आता है तुरंत ही शरीर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रथम बार जब कोई भी रोगजनक शरीर में आता है तो शरीर के द्वारा बी और टी मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं और ये मेमोरी सेल्स भविष्य में कभी भी कोई रोगजनक आता है तो उसे तुरंत पहचान लेती हैं और ज़्यादा संख्या में एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं, जिसकी वजह से कोई रोगजनक जब शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो तुरंत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनने से वह रोगजनक निष्क्रिय और नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी बेस पे टीकाकरण का सिद्धांत आधारित है। टीकाकरण का जो सिद्धांत आधारित है उसका जो मुख्य जो आधार है वह है मेमोरी बी और टी सेल्स। तो आइए अब टीकाकरण के विषय में नोट्स के माध्यम से समझते हैं। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को विकसित किया था, इसीलिए इन्हें टीकाकरण का जनक कहा जाता है। किसी निष्क्रिय मृत या दुर्बलीकृत रोगजनक या प्रतिजन या उससे उत्पन्न विष की अतिसूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहलाती है। टीकाकरण या वैक्सीनेशन में किसी भी रोगजनक की अतिसूक्ष्म मात्रा या उसकी दुर्बलीकृत मात्रा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है जिससे कि शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है और साथ ही बी और टी मेमोरी सेल्स विकसित हो जाती है और भविष्य में जब यही रोगजनक वास्तविक रूप से हमारे शरीर में संक्रमण करने के उद्देश्य से आता है तो तुरंत ही अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण काफी कम समय में ही कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस रोगजनक को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से शरीर में रोगजनक की दुर्बलीकृत मात्रा को प्रवेश कराना वैक्सीनेशन कहलाता है और जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उसे टीका या वैक्सीन कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो यह निष्क्रिय प्रतिजन या जो रोगजनक है, निष्क्रिय रोगजनक, उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करते हैं और साथ ही इसके द्वारा स्मृति बी और स्मृति टी कोशिकाएं भी बनती हैं जो भविष्य में रोगजनक को शीघ्र पहचान कर एंटीबॉडीज के भारी उत्पादन द्वारा रोगजनकों को खत्म करने में मदद करते हैं। तो इसका जो मुख्य जो सिद्धांत है टीकाकरण का वह है स्मृति बी और स्मृति टी कोशिकाओं का बनना, जो कि भविष्य में वास्तविक रूप से कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है उसे तुरंत पहचान लेती हैं और शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज के अधिक उत्पादन को प्रेरित करते हैं जिससे कि उस रोगजनक को कम समय में ही मार दिया जाता है। और मुख्य रूप से एक चीज़ और याद रखने की है
कि जो टीकाकरण या वैक्सीनेशन है यह सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें शरीर के द्वारा ही स्वयं एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। रेबीज, टिटनेस व सर्पदंश के रोगियों को निष्क्रिय प्रतिरक्षण दिया जाता है। कई बार घातक रोगजनकों के संक्रमण से रक्षा के लिए तुरंत प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडीज की आवश्यकता होती है। इसके लिए टीके द्वारा सीधे ही प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज शरीर को दिए जाते हैं। जैसे रेबीज, टिटनेस, ये काफ़ी घातक बीमारियां हैं। इसके अलावा जहरीले सांप के काटने पर जो टीके लगाए जाते हैं उनमें पहले से ही निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं। तो इस प्रकार शरीर के बाहर से निर्मित प्रतिरक्षी को सीधे ही शरीर को दिया जाना निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के अंतर्गत आता है। तो क्योंकि इस प्रकार के घातक रोगों में और ऐसी स्थिति में हम शरीर के द्वारा स्वयं बनाए जाने वाले सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत एंटीबॉडीज का वेट नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए बायोलॉजी मेंटोर चैनल के साथ। धन्यवाद।